नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मुन्ना कुमार और आप सभी के लिए मैं कक्षा 9वीं की नागरिक शास्त्र का अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों चैप्टर को आज लेकर आए हैं। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर के लास्ट तक आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जैसे जैसे बताते जाएंगे आप लोग एक नोटबुक पेन लेके बैठिएगा और उसको नोट करते जाइएगा, ताकि आपको जब रिवीजन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो जैसे कि इस टाइटल में लिखा है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, तो लोकतंत्र का मतलब हम समझेंगे सबसे पहले, और लोकतंत्र समझने के बाद लोकतंत्र की जो विलोम अर्थ जो निकलता है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो देखेंगे और पूरी दुनिया भर में किस तरह की शासन व्यवस्था ये समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लोकतंत्र की विशेषताओं से अवगत होंगे। तो ये सब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो पृथ्वी है और इसमें जो 7 महाद्वीप है, इनमें जितने भी देश हैं वहाँ पे किस तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो अगर हम देखें तो शासन व्यवस्था 2 रूपों में देखने को मिलती है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और एक गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो आज हम इस चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे जनता के द्वारा शासक नहीं चुने जाते हैं, बल्कि मतलब वहाँ पे जो शासक होते हैं या तो वह जन्म के आधार पर बनते हैं या फिर सेना आधारित या तानाशाही शासन व्यवस्था देखे जाते हैं। मतलब सेना आधारित शासन हो सकता है या फिर राज परिवार में जन्म लेने के कारण हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत पहले राजाओं का जब शासन होता था तो राजा कौन बनता था, राजा का जो बेटा होता था, बड़ा बेटा, वो राजा बनता था। तो इस तरह की व्यवस्था चलती थी, उसको हम लोग राजतंत्र बोलते हैं। तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, एक राजतंत्र और एक तानाशाही। ज़्यादातर ये दोनों देखने को मिलती है, यानी राजतंत्र, तानाशाही व्यवस्था को ही सैन्य आधारित शासन व्यवस्था कहते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि तानाशाही व्यवस्था किन किन देशों में है। तो उदाहरण के तौर पर आज के समय में अगर हम देखें तानाशाही व्यवस्था में, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर कोरिया है। यानी कि हमारे एशिया महाद्वीप के अगर पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्व दक्षिण, तो पूर्व दक्षिण से थोड़ा ऊपर की ओर, तो वहाँ पे आप देखिएगा उत्तर कोरिया है। तो उत्तर कोरिया एक छोटा सा देश है, चाइना के ठीक दक्षिण पूर्वी की ओर स्थित है। तो उत्तर कोरिया में अगर आप देखेंगे तो उत्तर कोरिया में तानाशाही व्यवस्था है। तो वहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ निर्णय जो होती है, तो वहाँ के जो किम जॉन है, अभी के जो वहाँ वर्तमान में शासक के रूप में, वो इतना क्रूर है कि जनता को किसी भी चीज़ को स्वतंत्र रूप से करने नहीं देती है, मतलब सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा के रखे हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसी व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं राजतंत्र की। तो राजतंत्र में जो आपका मतलब शासक होते हैं, वो राजघराने में जन्म लेने से राजा बनते हैं। मतलब राजतंत्र में क्या होता है, जनता शासक को नहीं चुनती है, यानी लोग उसको नहीं चुनते हैं, बल्कि ये मतलब राज परिवार में जन्म लेने से ही राजा बनते हैं। और ऐसे उदाहरण हमें कई देशों में देखने को मिलते हैं। अगर राजतंत्र की बात करें तो संवैधानिक राजतंत्र ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो राजतंत्र में और भी कई संवैधानिक राजतंत्र है, जैसे ओमान जैसे देशों में अभी वर्तमान समय में देखें तो राजतंत्र दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र किसे कहेंगे। तो लोकतंत्र को अगर हम देखें तोड़ के, तो लोक मतलब लोग होता है और तंत्र, यहाँ पे लोकतंत्र आप देखें तो लोकतंत्र, इसको अगर तोड़ें तो लोक और तंत्र, तो लोक मतलब हुआ लोग, यानी उस
किसी भी देश में रहने वाली जो जनता होती है, लोग होती है, और तंत्र मतलब एक तरह की व्यवस्था तो सीधा-सीधी अगर बोलें तो ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की हर चीज़ की व्यवस्था हो, लोगों के अनुरूप चले, लोगों के हित में सारा चीज़ हो, उसी को लोकतंत्र बोलें। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ यहाँ क्या निकलता है? लोगों का शासन। यानी लोकतंत्र में अगर देखें तो शासन जो होगी वो लोगों के द्वारा होगी, यानी जो शासक बनेंगे वो लोग उसको चुन के बनाएँगे। तो अब बात आती है कि लोकतंत्र का अगर हम देखें, ये जो शब्द आया है लोकतंत्र का जो शब्द है डेमोक्रेसी, इंग्लिश में लोकतंत्र को डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये डेमोक्रेसी जो शब्द है यूनान के शब्द डेमोक्रेशिया से निकली है। तो डेमोक्रेशिया का मतलब क्या होता है? तो डेमो का मतलब होता है लोग, क्रेशिया का मतलब शासन। वही बात है जो अभी बताएं। तो डेमोक्रेशिया का मतलब हुआ लोगों का शासन, यानी ऐसी व्यवस्था जहाँ लोगों का शासन हो, यानी लोग अपने शासकों को चुनते हैं। जो भी उस देश में शासन करते हैं वो लोग चुनते हैं। उदाहरण में जैसे हमारा भारत को आप देख सकते हैं कि भारत में जितने भी हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई छोटा मंत्री, बड़ा मंत्री, अब जितने भी तरह की चीज़ देखते हैं, तो ये सब कुछ अगर देखें तो कहीं न कहीं हम ही लोग उसे चुन के वहाँ पे बनाएँ। तो हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को अगर देखें तो जनता क्या करती है? चुनाव जब होता है तो चुनाव में अपने कैंडिडेट को चुनती है, और फिर जो भी कैंडिडेट जीतता है वो फिर क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ऐसे कौन-कौन से देश हैं जो लोकतंत्र है आज के समय में? तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र तो आज हर कोई कहलवाना चाहता है, हर देश चाहता है कि हम लोकतंत्र हैं। लेकिन हमें आगे हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में क्या अंतर है, और कौन-कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र होने के बावजूद भी लोकतंत्र नहीं है, और कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र की अच्छी व्यवस्था देखी जा रही है। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि एक वाक्य कहा था कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों को। मतलब इन्होंने कहा कि लोगों के लिए और लोगों के द्वारा की गई शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। और इस तरह से जब ये दोनों शब्दों को हम देखते हैं तो आपके जो इस चैप्टर में जब आप रीडिंग करने वाले हैं तो वहाँ पे आपको एक वार्तालाप मिलेंगे कि एक शिक्षिका है मेरी, मैडम लिंगदो, और कई सारे विद्यार्थी होते हैं, उसमें पहला जो सवाल उठाते हैं उनका नाम मेरी होता है। तो उन बच्चों में और शिक्षकों के बीच कई सवाल जवाब होते हैं। तो उसमें सवाल उठता है कि हम लोग लोकतंत्र के बारे में पहले जानते हैं। मेरी अपनी मैडम से पूछती है कि लोकतंत्र के बारे में पहले जान लिए, उसके बाद हम उसके शब्दों को, उसके अर्थों को जानते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा हमने पहले उसके मतलब को नहीं जान के उसके बारे में क्यों जाना? तो उसकी मैडम ने कहा कि देखिए, हर चीज़ों को आज हम लोग दैनिक जीवन में क्या हर शब्दों को मतलब उपयोग करने के पहले उसका अर्थ जानते हैं? नहीं जानते। जैसे आज मान लीजिए कि प्रेम हो गया, घृणा हो गया, कोई वस्तु हो गया, जैसे कोई मान लीजिए कि जैसे अगर हम बोलें कि कलम हो गया, बरसात हो गया, तो इन शब्दों का प्रयोग हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि प्रयोग करने के पहले जान लेते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करने के बाद उसके मतलब को जानते हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि शब्दों का मतलब हम उसको प्रयोग करके जानते हैं। लेकिन अब सवाल उठती है कि अगर शब्दों का अर्थ, अगर हम लोग शब्दों के अर्थ से परिभाषा निकाल लेते हैं तो फिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों? कई बार कहा जाता है कि परिभाषा की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ अगर आप देखें तो परिभाषा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है?
तो परिभाषा का ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम उसका जब उपयोग करें तो उसमें कोई परेशानी ना आए। अगर परेशानी आएगी तो हम उस शब्द को सही रूपों में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आता है कि परिभाषा बनाने की क्या ज़रूरत है। जो परिभाषा बनाए, जैसे अभी बात की है कि अब्राहम लिंकन ने एक शब्द कहे कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा की गई शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो फिर परिभाषा बनाने की क्या ज़रूरत है। तो परिभाषा हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी अच्छे से व्याख्या कर सकें और उसमें अच्छे से अंतर को समझ पाएँ और उसकी जो विशेषता है, उसमें जो खास बातें हैं, वो चीज़ हम समझ सकें। जैसे अगर हम बोले आपको कि एक इंसान को, अगर एक इंसान के बारे में आपको जानना है, तो एक इंसान को अगर जानना है, अब उसकी खासियत को जानना है, उसके अंदर कौन-कौन से गुण हैं, तो आप देख के नहीं बता सकते हैं। उसके लिए आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, घुलना पड़ेगा, उसके साथ बातचीत करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसको जान पाएँगे। तो ऐसे आप देखते हैं कुछ लोग दिखावटी में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन रियलिटी में उसका गुण बहुत खराब होता है। तो आप देख के किसी को परख नहीं सकते। ठीक उसी तरह लोकतंत्र में आप केवल परिभाषा या शब्दों का अर्थ निकाल के पूरी तरह से नहीं जान सकते। इसमें आपको कोई भी चीज़ करने से पहले सावधानीपूर्वक हमें इनकी परिभाषाओं को अच्छे से समझना होगा। तो इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन-कौन से चीज़ हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो वास्तविक और दिखावा चीज़ों को अंतर करने में मदद करती है। ठीक है? तो अगर हम सरल परिभाषा से शुरू करें, तो लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों में, तो अगर हम देखें लोकतंत्र का एक सरल परिभाषा बोले तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे लोग शासन करें, यानी लोगों के द्वारा शासन हो, वही आपका लोकतंत्र कहलाएगा। अब सवाल उठती है कि केवल लोगों का शासन हो जाए तो उसे हम लोकतंत्र कहेंगे क्या, या फिर और भी कुछ बातें होनी चाहिए जिसके कारण हम लोकतंत्र कहें। तो इसे जानने से पहले कुछ देश हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे आपकी किताब में, आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिएगा कुछ देशों के नाम दिए। तो जैसे पहले म्यांमार आता है। तो म्यांमार अगर आप देखें तो हमारा देश जो है, आपको मानचित्र में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मानचित्र में अगर आप देखें तो ये जो एरिया है, ये एरिया आपका म्यांमार आता है और उधर गया है। तो ये वाला जो बांग्लादेश के बाद जो देश आता है ये म्यांमार है। तो इस वाले मतलब हमारा देश में अगर आप देखें तो भारत, ये जो भारत से अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो भारत से म्यांमार को अलग करने के लिए मतलब प्रावधान लाए थे, और बहुत पहले हम लोग के देश आज़ाद होने से पहले ही म्यांमार को तोड़ दिया था, अलग कर दिया था। तो म्यांमार जो देश है वो अगर आप देखें तो वह 1948 में स्वतंत्र हुआ। जैसे हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को हुआ, उसी तरह म्यांमार को अंग्रेज़ों से आज़ादी 1948 को मिली। और जब वह देश आज़ाद हुआ तो उस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का गठन किया गया, जैसे हमारे देशों में हुआ। लेकिन 1900 अगर बात करें 1948 में शासन व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी सारी चीज़। लेकिन 1962 में क्या हुआ, म्यांमार में 1962 में सैनिक तख्तापलट हो गई, यानी वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका। और जो सेना था, वहाँ का जो मिलिट्री फोर्स था, जैसे हमारे यहाँ इंडियन आर्मी होते हैं, एयर फोर्स होते हैं, ठीक है, और नेवी होते हैं, तो ये जैसे हमारे यहाँ फोर्स, वहाँ पे जो सेना थे, तो वहाँ सेना के जो जनरल है उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट मतलब वहाँ की मतलब किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, जो मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उसको हटा के अपनी मनमानी तरीके से शासन करना, एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था उसको उखाड़ फेंका, और सेना जो था, सेना का जो जनरल था, उन्होंने क्या किया, पूरे कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और म्यांमार में देखा जाए तो लंबे समय तक, और आज भी देखा जाए तो म्यांमार में आज भी
मतलब सैनिकों का ही वर्चस्व रहा है। मतलब सैनिक यहाँ पे मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर निर्णय सैनिकों के हाथ में है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सैनिकों के द्वारा किए जाते हैं। यानी लोग और सबसे बड़ी बात यह है कि म्यांमार में जो सैनिक हैं इनको जनता ने चुना। और लोकतंत्र में क्या कहता है कि लोकतंत्र में कोई भी शासक जो शासन करेगा देश में लोगों के द्वारा चुना जाए, लेकिन म्यांमार में ऐसी बात देखने को नहीं मिलती है। 35% चीज़ों पर सेना का भागीदारी होता है और सेना का मतलब चयन जनता के द्वारा नहीं हुआ है। तो हम क्या म्यांमार को लोकतंत्र कह सकते हैं? यहाँ पे एक सवाल उठता है। अब आगे हम बात करते हैं, निष्कर्ष पे अभी पहुँचेंगे, पहले इस देशों को देख लेते हैं। अब बात करते हैं पिनोसे यानी चिले भी एक देश है छोटा सा। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देश में तानाशाह व्यवस्था है। तानाशाह व्यवस्था ऐसी व्यवस्था को कहेंगे जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी कर शासन करे, मतलब जबरदस्ती। जैसे आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। मीडिया कुछ बोलना चाह रहा है, नहीं बोलना चाहिए। कोई अगर सरकार के विरुद्ध में बातें कर रही, नहीं करने दिया जा रहा है। यानी जो शासक है वो अपने मन के अनुसार कर रहा है। कभी मन किया किसी को फांसी दे दिया, कभी मन किया किसी को कुआं में डाल दिया, तो मनमर्जी। बात समझे कि नहीं? तो पिनोसे में ऐसी व्यवस्था है। उसके बाद पिनोसे में अगर आप देखें तो तानाशाह व्यवस्था का चुनाव किसी ने नहीं किया। तानाशाह अगर देखें तो तानाशाहों का चुनाव लोग वहाँ नहीं किया है, यानी लोग नहीं करते। तो क्या हम पिनोसे को लोकतंत्र कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। अब एक और देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब में आप देखें तो सऊदी अरब के जो वहाँ के आम लोग हैं, जैसे हम लोग आम लोग हैं, मान लीजिए हम लोग भारत के जो नागरिक हैं, भारत के हम लोग जो लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं चुनाव के समय अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, फिर उसको जो भी जीतता है वो फिर आपका संसद में जाता है, आपका विधानसभा में जाता है। जैसे पूरे देश में संसद के लिए संसद भवन में जितने भी सांसद होते हैं वो वहाँ पे बैठक करते हैं, मतलब नीति बनाते हैं, नियम बनाते हैं। तो उसी तरह राज्य में अगर आप देखें तो विधानसभा होता है, और विधानसभा में आप देखें तो जो विधायक जितने भी होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, सभी जाके वहाँ पे नियम बनाते हैं राज्यों के लिए। तो इस तरह से हमारे देश में व्यवस्था है। सऊदी अरब में क्या है? सऊदी अरब में वहाँ की जनता जो शासक मतलब जो शासन करता है, जो सारी नीतियाँ नियम बनाता है, उसको जनता नहीं चुनती है, बल्कि वहाँ पे जो साहब मतलब राजघराने में जो जन्म लेता है यानी राज परिवार में, वही शासक बन जाता है। तो बताइए यहाँ पे लोकतंत्र है? एकदम नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब में यानी शासकों का चयन लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है। वहाँ शासक केवल इसलिए बन जा रहा है क्योंकि वह राज परिवार में जन्म लिया। जैसे हमारे यहाँ जब राजतंत्र था तो राजा कैसे बनता था? जैसे मान लीजिए कि आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा आया अशोक। तो आप देखें तो वहाँ पे मतलब वंशज आधारित शासन व्यवस्था देखने को मिलता है राजतंत्र में। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसी व्यवस्था होती थी। उसमें चाहे उसका बेटा योग्य हो या ना हो, वो राजा बनेगा। तो सऊदी अरब में आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों देशों में जो व्यवस्था देखने को मिली, कहीं राजतंत्र तो कहीं तानाशाही, लोकतंत्र दिखाई नहीं देती है। तो आगे हम चलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लोकतंत्र की विशेषताओं का मतलब ध्यान रखा जाता है। तो यदि बात करें कि लोकतंत्र की ऐसी कौन कौन सी विशेषता है जिसके द्वारा हम ये समझ पाएंगे कि किसी देश में केवल लोगों का शासन हो जाने से लोकतंत्र हो जाता है, या फिर और कई सारी बातें हैं जिसको होना ज़रूरी है। एक वास्तविक लोकतंत्र, एक अच्छे लोकतंत्र में, एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में किन किन बुनियादी नियमों का होना ज़रूरी है, ताकि हम उस देश को एक अच्छे लोकतंत्र के रूप में देख सकते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए हमें इनकी विशेषताओं को समझना होगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप देखें तो इनकी कुछ विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषता, तो विशेषताओं को समझने के लिए आपको कई देशों के बारे में समझना होगा। कुछ देशों का उदाहरण आपको बताएंगे, तो उन देशों के उदाहरण को समझते हुए हम निष्कर्ष निकालेंगे और उनकी विशेषताओं पर
चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है पाकिस्तान की बात, यानी कि पाकिस्तान में क्या हुआ था 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ, इन्होंने सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की और वहाँ की लोकतंत्र व्यवस्था को उखाड़ फेंका और उस देश में तानाशाही व्यवस्था यानी सैन्य आधारित शासन व्यवस्था थोप दिया। और अपने आप को, जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, जो सेना का लीड कर रहा था, जो सेना का नेतृत्व करता है, जैसे आप देखे होंगे कई युद्ध भूमि में सेना लड़ता है, मतलब सेना को, जितने भी सेना होते हैं तो उस सेना को नेतृत्व करने वाला, उसको डायरेक्शन देने वाला, उसको किधर लड़ना है, क्या करना है, उसको देने वाला जो होता है उसको सेनापति कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, ये मान के चलिए एक सेनापति थे, तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करके अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब पूरा, अब सोचिए चारों तरफ एकदम बंदूक सबके का, मतलब मान लीजिए चारों ओर सबके सर पे बंदूक रख दिया तो कोई कुछ बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो वही बात है, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने पूरा कंट्रोल ले लिया और धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को उस देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। और इतना करने के बाद रुका नहीं, अब क्या किया, ये अपने आप को बाद में फिर राष्ट्रपति घोषित करवा दिया। यानी तख्ता पलट होने के बाद मुख्य कार्यकारी और कुछ दिनों के बाद अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यानी देश का जो राष्ट्रपति होता है, अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है, यानी सबसे हेड जो होता है हमारे देश में वो राष्ट्रपति ही होता है शासक व्यवस्था में। उसी तरह पाकिस्तान का भी जो मुख्य कार्यकारी सर्वोच्च पद था राष्ट्रपति का होता था। तो इन्होंने अपने पद को राष्ट्रपति के रूप में रख लिया, यानी अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया। और उसके बाद 2002 को ये जनरल परवेज मुशर्रफ क्या करता है, अपने देश में, ठीक है, जनमत संग्रह कराते हैं। तो जनमत संग्रह होता है क्या? तो जनमत संग्रह को अगर हम बात करें तो एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें किसी क्षेत्र के मतदाता को विशेष प्रस्ताव को, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक, मतलब जैसे वोटिंग होता है उसी तरह वोटिंग कराया जाता है। उसमें लोगों को कोई प्रस्ताव रखा जाता है कि मान लीजिए कि जैसे हम बोल दिए कि आज सभी मतलब मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे 30 बच्चे हैं और सभी को बोल दिए कि देखिए 3 खेलों का आयोजन किए हैं, एक साइकिलिंग किए हैं, साइकिल रेस होगा साइकिल का, एक दौड़ होगा और एक मतलब म्यूजिकल चेयर होगा। मान लीजिए 3 खेलों का आयोजन किया। अब बोले कि आपको इसमें चुनना है कौन वाला अच्छा लग रहा है, अपना अपना मत दीजिए। तो उसी तरह इन्होंने भी जनमत संग्रह कराया, एक प्रस्ताव लाया और उसमें लोगों को बताया, अपने अपने पक्ष रखे, स्वीकार या अस्वीकार कीजिए। तो जनमत संग्रह क्या होता है, एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें लोगों को कहा जाता है कि आप इसमें स्वीकार या अपना अस्वीकार मत दे सकते हैं कि आपको ये पसंद है या नहीं है, वो बताना है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, मतलब जनमत संग्रह कराया। वो मतलब परवेज मुशर्रफ चाहते थे कि अगर जनमत संग्रह कराएंगे तो धीरे धीरे मेरी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और धीरे धीरे हम ही यहाँ का प्रमुख हो जाएंगे, शासक हो जाएंगे, जनता मेरे अनुरूप चलेगी। उसको लगता था वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे जब जनमत संग्रह हुआ तो किसी भी तरह से उन्होंने क्या किया, मतलब जनमत संग्रह जब हुआ तो जनमत संग्रह में वो ज़्यादातर जो चीज़ था सब अपने पक्ष में रखा। और मतलब मीडिया वाला जो है और वहाँ का विपक्ष के जितने भी लोग हैं, प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी, इन्होंने आरोप लगाया कि आप जो जनमत संग्रह कराए वो एक धोखाधड़ी है, वो जनता को आप बुड़बक बनाए, मतलब रियलिटी में आपने नहीं किया, सब दिखावा है, मतलब एक ढोंग रचा गया, ठीक है। क्योंकि वहाँ का अधिकतर जनता, देखिए वहाँ का जनता उसे चुना नहीं था और जनता कभी ऐसे लोगों को कभी स्वीकार या अस्वीकार में पूछा जाए तो अस्वीकार ही करेगा। तो वो कैसे जीत गया, वो जीता कैसे, कुछ गड़बड़ी हुआ। तो उसी गड़बड़ी में आरोप लगाया मीडिया वाले, प्रदर्शनकारी लोग। तो इन्होंने एक क्या किया, इन्होंने सभी बातों को मतलब माना नहीं, उतना इग्नोर कर दिया। और 2002 में लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क के जरिए मतलब एक कानून पारित कर दिया और संविधान जो है उसका जो संविधान है, संविधान में संशोधन कर दिया, संविधान को बदल दिया
उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। देखिए, जब संविधान में कुछ जोड़ना हो, कुछ हटाना हो, कुछ नई चीज़ें लिखना हो, तो बोलते हैं उसको संविधान संशोधन। तो संविधान में संशोधन किया। संशोधन मतलब क्या? कोई भी चीज़ को सुधारना, किसी चीज़ को हटाना, जोड़ना, यही सब होता है। तो इन्होंने संविधान में जब बदलाव किया तो ये अपने आप को राष्ट्रपति पहले बनाया था। अब बोला कि राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के पास अब पावर है। इन्होंने उसमें बदल के क्या लिख दिया कि राष्ट्रपति अब प्रांतीय और क्षेत्रीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। यानी अब राष्ट्रपति जब जैसे चाहे किसी भी मंत्री, किसी भी अधिकारी, किसी भी पद को हटा सकता है। जब मन करा तब उसको बिठा सकता है, मतलब कभी भी मनमर्जी कर सकता है। हमारे देश में अगर आप देखें तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसी चीज़ को हटाने के लिए एक नियम होता है, एक प्रोसेस होता है। राष्ट्रपति भी सारे काम अपने अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं करते। उसे मतलब कोई भी कार्य करने के लिए मंत्री परिषद होते हैं जो सलाह देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या किया, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। यानी राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली जो था, राष्ट्रीय मतलब जैसे हमारे यहाँ पूरे सेंट्रल लेवल में दिल्ली में जो संसद भवन है वहाँ जितने सांसद बैठते हैं वो आपका राष्ट्रीय असेंबली हो गया। और प्रांतीय असेंबली में जो राज्यों में होता है जैसे विधानसभा, तो ठीक उसी तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को ये कहा कि अब राष्ट्रपति के पास पावर है कि उसको जब चाहे भंग कर सकता है, जब चाहे बना सकता है। इस तरह की मतलब बदलाव कर दिया। तो पाकिस्तान में हम लोग ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान में किस तरह का सिस्टम था। अगर हम बात करें दूसरे देशों की, तो दूसरे देशों के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो पाकिस्तान के बारे में जो अभी बात की है, इसमें हमें क्या समझ में आया, यानी पाकिस्तान से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलता है कि जो पाकिस्तान ने यहाँ जो चुनाव कराया था, पाकिस्तान में अगर देखिएगा तो ऐसे देखने में लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई अगर देखेगा ऐसे ऊपर से तो लगेगा कि पाकिस्तान में चुनाव हुआ, यानी वहाँ लोकतंत्र है। लेकिन आप अंदर का बात समझिए, पाकिस्तान में अंदर में रियलिटी, वहाँ जनमत संग्रह कराया, सब कोई देख के बोलेगा कि नहीं वहाँ लोकतंत्र है, लोगों ने चुना, वहाँ लोगों के द्वारा चुना जा रहा है। लेकिन वो दिखावा लोकतंत्र है, वो दिखावा लोकतंत्र था। सारी शक्तियाँ किसके पास है? सेना के पास, जिसको जनता ने कभी चुना ही नहीं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि लोकतंत्र में पहला हमारा जो निकलता है कि निर्णय, अंतिम जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय वो जनता द्वारा चुने गए शासक के पास होना चाहिए, शासक के पास होनी चाहिए। यानी इससे ये निष्कर्ष निकलता है हमारा कि अंतिम निर्णय जो भी होगा लोकतांत्रिक देश में, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसके पास होना चाहिए जिसको जनता ने चुना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सेना को जनता ने नहीं चुना था। यानी ये पूरा अगर हम देखें तो ये लोकतांत्रिक विशेषता से हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसीलिए परिभाषा से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से बोलते हैं कि समुद्र में अगर आप समुद्र में पत्थर फेंकते हैं, आसान काम है, ऊपर से देख के बताना बहुत आसान काम, लेकिन उसकी गहराइयों से बात करना, मतलब अगर समुद्र में पत्थर गिरा हुआ है तो उसको निकालना भी उतना ही मुश्किल है। ठीक उसी तरह इसके चीज़ों को ढंग से और सावधानी पूर्वक समझना जरूरी है। तो अब बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता। यदि इसकी दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें अब जो है एक दूसरा देश है, उसके बारे में हमें समझना होगा, चीन। तो चीन के बारे में पहले समझ लीजिए। चीन की जो संसद है उसका नाम है चीन की जो संसद है वांगुओ रेमनमिन दाई बियाहू दाहुई। नाम थोड़ा अजीब है, 2-3 बार आप बोलिएगा याद हो जाएगा। कांगुआओ रेमनमिन दाई बियाहू दाहुई, यानी चीन की जो संसद है, यहाँ पे चीन की व्यवस्था और सिस्टम को आपको समझना है। तो देखिए, चीन एक, आप जानते हैं कि भारत के ऊपर जो नेपाल के ऊपर जो आता है तिब्बत वाला एरिया, उसके बाद जो है चीन है। तिब्बत भी चीन के अंडर में भी आता है, वो बाद में हम जानेंगे कि तिब्बत को कैसे चीन ने कंट्रोल किया है। तो चीन जो है, चीन अगर आप देखें तो चीन लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि चीन वास्तव में लोकतंत्र है या फिर दिखावा करता है।
तो चीन अगर देखें तो चीन की जो संसद है यहाँ पे 3000 मेंबर है। चीन की संसद में 3000 मेंबर है। जैसे हमारे संविधान, हमारा जो संसद है उसमें 750 से 60 के आसपास होगा, उसी तरह इसमें 3000 मेंबर है। ठीक है, तो अब इसमें 3000 मेंबर में चीन की जो सरकार है, आज अगर आप देखें शी जिनपिंग, तो शी जिनपिंग की जो सरकार है वो कौन सी पार्टी की है? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही यहाँ पे क्या हो रहा है? बोला बोल हो रहा है। यानी चीन का जो संसद है, चीन का संसद के पास पावर है, शक्ति है कि वह राष्ट्रपति को चुन सकता है। यानी चीन की संसद के पास पावर है कि वह राष्ट्रपति को चुन सकता है, और वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है। अब बात क्या है, आप सुनिए। चुनाव से पूर्व अगर आप देखें तो कोई भी इसके अंडर में अगर कोई उस देश का अगर दूसरा पार्टी है, तो उस पार्टी को अगर चुनाव में खड़ा भी होना है, लड़ना भी है, तो इस कम्युनिस्ट पार्टी से इजाज़त लेना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। हमारे देश में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, जितने भी तरह की पार्टियां आप देखते हैं, आज देखें तो जितनी भी नेशनल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, तो कोई ऐसी पार्टी है क्या एक पार्टी को पूछने जाएगा दूसरा, मतलब चुनाव लड़ेंगे, तो उसका मतलब क्या है कि उसी का दबदबा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा दबदबा है। यानी कोई भी पार्टी अगर चुनाव में खड़ा होना है तो उसको इससे परमिशन लेना पड़ेगा, हम चुनाव में खड़ा होंगे कि नहीं। तो बताइए ये क्या कर रहा है? ये कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा दबदबा है। यानी सीधा सीधी बोले तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बन रही, और लंबे समय से देखें आप, मतलब अगर देखा जाए चीन में लंबे समय से, ठीक है, मतलब बहुत पहले से देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती आ रही। अभी आप जो देख रहे हैं इससे 5 साल पहले देखिए, इससे 10 साल पहले, 15 साल पहले देखिए, इसी की सरकार है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि चीन में जो सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी का, इसका मतलब है कि वहाँ पे शासन व्यवस्था जो है पूरा कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन आ गया। यानी चुनाव जो हुआ है, चुनाव जो वहाँ पे हो रहा है वो नियमित ढंग से तो हो रहा है, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें और एक देशों के बारे में समझना होगा। एक देश और है चीन का जो बताएं सिस्टम, एक मैक्सिको है। मैक्सिको में क्या होता है? मैक्सिको अगर आप देखें तो मैक्सिको भी 1930 में आज़ाद हुआ। 1930 में आज़ाद हुआ गोरे शासकों से। अब 1930 में जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पे एक पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, जिन्होंने वहाँ पे नेतृत्व किया था, वहाँ पे पीआरआई की पार्टी की सरकार बनी। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ये देश आज़ाद हुआ तो यहाँ नियम बनाया गया 6 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में राष्ट्रपति का चुनाव, प्रत्येक 6 वर्ष में मतलब चुनाव होगा। हमारे देश में जैसे 5 वर्षों में होता है, यहाँ पे 6 वर्षों में होगा। अलग अलग देशों का अलग अलग नियम है। अमेरिका में 4 साल में होता है, तो यहाँ पे नियम बनाया कि प्रत्येक 6 साल में चुनाव होगा। अब चुनाव में देखा गया, देश में क्या देखा गया, और एक चीज़ कि आज तक 1930 से आज तक अगर आप देखें तो यहाँ फौजी और तानाशाही व्यवस्था आज तक नहीं है। लेकिन जो पीआरआई पार्टी की जो सरकार है, ये पीआरआई पार्टी क्या करता है, चुनाव में जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाता है। कभी अपने विरोधियों को परेशान करने लगा, कोई आंदोलन करता है, कोई प्रदर्शन करता है तो उसको गैर कानूनी करार दे देता है, कभी किसी को उठा लेता है, जेल में डाल देता है, कोई उसके विरुद्ध में बातें करता है तो उस पर रोक लगा देता है। तो तरह तरह के गलत हथकंडे अपनाते हैं, चुनाव में जीतने के लिए कई तरह के गलत काम करते हैं। तो इस तरह से पीआरआई पार्टी कुख्यात है गलत काम करने के लिए, और किसी न किसी तरह से ये बार बार जीत जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चीन और मैक्सिको में लोकतंत्र, अगर आप देखें तो लोकतंत्र की परिभाषा से अगर हम इसमें स्पष्ट करना चाहें तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि चीन में भी चुनाव हो रहा है, और मैक्सिको में भी चुनाव हो रहा है। लेकिन अंदर की बात क्या है कि मैक्सिको में जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है। यानी निष्पक्ष मतलब निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो रहा है। चीन और मैक्सिको में आप देखें तो चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। निष्पक्ष उसको बोलते हैं जो किसी के पक्ष में, मान लीजिए लड़का या लड़की दोनों पढ़ा रहे, अब हम केवल लड़की या केवल लड़का को बताने लगे तो क्या होगा, दूसरे के साथ भेदभाव होगा, तो उसको बोलेंगे पक्षपात कर रहे हैं। तो निष्पक्ष का मतलब ना इसके पक्ष में रहना ना उस पर, एकदम पूरा जो सही है उसको बताना, ठीक है। तो निष्पक्ष यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। चीन
की संसद जो है, चीन की संसद पूरा कम्युनिस्ट पार्टी की ओर झुका हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी जो बोलता है देश में वही होता है। कम्युनिस्ट पार्टी जो कुछ भी बोलेगा देश में वही होगा चीन में। और मैक्सिको में क्या देख रहे हैं कि PRI पार्टी धोखाधड़ी कर रहा है, यानी यहाँ पे भी चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा है, मतलब निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा है। अतः यहाँ से निष्कर्ष निकलता है लोकतंत्र का दूसरा जो निष्कर्ष वो ये निकलता है कि लोकतंत्र में जो बोल सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव जो होना चाहिए वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, फिर वो मतलब वास्तविक लोकतंत्र यानी बोल सकते हैं जो एक अच्छे लोकतंत्र का गुण होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगा। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव कैसा होना चाहिए, चुनाव जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि जो चुनाव में दूसरे कैंडिडेट खड़ा है उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, उससे भी एक मौका मिले आगे आने का। अगर हमारे देश में ऐसी व्यवस्था होता है, मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार और बीजेपी के अनुसार सारा होता सिस्टम, तो क्या होता, बड़ा दिक्कत हो जाता। तो दूसरी पार्टियां कभी आ ही नहीं पाता। हमारे देश में आप देखिए कभी जनता दल की सरकार बनी, कभी कांग्रेस की बनी, कभी बीजेपी की बनी। तो इस तरह से आप देखिए क्षेत्रीयों में भी देखिए सरकार बदलती रहती, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं एक ही तरह की सरकार चल रही। तो ये सही नहीं है। तो इससे हमें दूसरी विशेषता का पता चलता है। अगर आपको लिखना है तो एक बार नोट कर लीजिए। हम हट जाते हैं। चलिए अब तीसरी विशेषता की बात करते हैं। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो तीसरी विशेषता को समझने के पहले कुछ देशों का नाम बता दें। जैसे अभी सऊदी अरब के बारे में बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरब में क्या नियम है, बहुत लंबे समय तक वहाँ महिलाओं को मतलब ज़्यादा आज़ादी नहीं है, जितना हमारे देश में ना उतना उससे बहुत कम है। तो सऊदी अरब में महिलाओं को 2015 में बहुत ज़्यादा संघर्ष आंदोलन करने के बाद वो अधिकार मिला। मतलब 2015 में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। मत मतलब वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं था उनके पास, तो 2015 में मिला। यहाँ सवाल आएगा कि मत देने का अधिकार सऊदी अरब में महिलाओं को कब मिला, 2015 में। तो 2015 में उन्हें मत देने का अधिकार मिला, यानी उस समय क्या देखा जा रहा है कि मत देने का अधिकार से वंचित किया गया था महिलाओं को। अब एक और देश है, अगर आप यूरोप के रसिया वाला जो देश है उसके इधर आप देखें पश्चिम की ओर, तो वहाँ पे एस्टोनिया एक देश है। तो एस्टोनिया जो देश है छोटा सा बाल्टिक सागर के बगल में, आप देखिएगा एस्टोनिया। आपको हम अगले क्लास में इसको मैप के द्वारा समझाएंगे, ठीक है। तो एस्टोनिया जो देश है इस देश में व्यवस्था क्या है कि यहाँ पे रूसी अल्पसंख्यक, यानी देखिए आप अगर देखें तो यहाँ रूस है और ये मान लीजिए ये एस्टोनिया है। तो रूसी अल्पसंख्यक लोग जो हैं, यानी रूसी जो अल्पसंख्यक, इस देश में कुछ रूस के आदमी रहते हैं। जैसे हमारे भारत के मूल के कई सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, जापान में है। ठीक उसी तरह यहाँ रूस का आदमी एस्टोनिया नामक देश में रहता है। तो उनकी संख्या सीधी बात है कम है। अगर हम बोलें दूसरे देशों में हिंदुओं की संख्या कम होगी, हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, दूसरे देशों में अगर आप देखें कम है। पाकिस्तान में आप देखिए मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में कम है, यानी वो क्या है, अल्पसंख्यक उसको बोलते हैं जिसकी देश में आबादी कम हो। तो एस्टोनिया अगर आप देखें तो एस्टोनिया में क्या है, रूसी अल्पसंख्यक है। अभी रूसी अल्पसंख्यकों को बड़ा दिक्कत होता है। सरकार ने ऐसा नियम कानून बनाया कि मतदान का अधिकार इन्हें प्राप्त करना हो तो बड़ा दिक्कत होता है। मतदान का अधिकार लेने के लिए वो कई चीज़ों से, परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता है, मतलब बहुत इन्हें दिक्कत होती है। और एक देश है फिजी में भी किस तरह की व्यवस्था है, फिजी में हमारे भारतीय मूल के कुछ लोग रहते हैं। तो भारतीय मूल के जो लोग हैं इन्हें मत प्राप्त करने के सीधा अगर बोलें तो इनका जो वोट का मूल्य है वो वहाँ के मूल निवासी, फिजी का जो मूल निवासी है, यहाँ का जो वहाँ ही रहता है, जो बसा नहीं है कहीं से जाके, तो फिजी का मूल निवासी का जो वोट का वैल्यू है और हमारे भारतीय मूल के वोट का वैल्यू से ज़्यादा है।
मतलब हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में मान लीजिए कोई विदेशी आता है और आता है, यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है, तो उसका भी जो मत है, उसका जो वोट का वैल्यू है और हम लोग का जो वोट का वैल्यू है, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लोग का भी और उसका, जो भी यहाँ की नागरिकता लेगी उसका वोट का वैल्यू उतना ही है जितना हमारा है। तो फिजी में क्या देखने को मिल रहा है, तो वोट का वैल्यू उसका कम है। तो इससे हमें क्या पता चला, निष्कर्ष ये निकलता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट जो होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए और उस वोट को एक, मतलब बोल सकते हैं एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और एक वोट का एक मूल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अच्छा रूप नहीं मान सकते, यानी एक अच्छे लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें तीसरी विशेषता यहाँ से मिलती है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल। इस तरह से हम लोकतंत्र की 3 विशेषताओं की चर्चा की है। और भी कई सारी बातें हैं, जैसे अगर हम बोलें तो लोकतंत्र में और चीज़ देखने को मिलती है। जैसे लोकतंत्र में जो भी देश है, दुनिया के जितने भी आप देश देखते हैं, तो जहाँ-जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान होता है, एक संविधान होता है। संविधान क्या होता है, नियमों का, प्रावधानों का एक पुस्तक होता है जिसमें सारे नियम लिखे होते हैं कि सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों का क्या अधिकार है, नागरिकों का क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या कर्तव्य है, अधिकारियों का क्या काम है, सारा ब्यौरा लिखा होता है। कौन क्या कैसे शासन करेगा, सारा चीज़। तो मतलब कहा जाता है कि अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ संवैधानिक जो नियम कानून है और नागरिकों के जो अधिकार है उसकी लक्ष्मण रेखा, मतलब जो लक्ष्मण रेखा, मान लीजिए इतना दायरा है, मान लीजिए भारत का इतना दायरा है, सरकार को इतने के अंदर में काम करना है, मतलब एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया, इस नियम के विरुद्ध, इस नियम के आगे आप जाके काम नहीं कर सकते। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी शासक हो, कोई भी सरकार हो, वो लक्ष्मण रेखा को लांघ कर उसको बाहर जाके काम नहीं कर सकता है। मतलब संविधान की किताब में जो लिखा है वही करना है, उसके बाहर में आप अपने मन के अनुसार कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसकी ये भी विशेषता आप देख सकते हैं। तो अतः हम लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को देखें और समझें, और मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसके बाद अगले भाग की हम चर्चा करेंगे, उसके पार्ट 2 में हम इस लेसन को कवर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।